बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें की रफ्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में लखनऊ में एनडीए के सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावी रणनीति और संगठन के विस्तार पर व्यापक विचार विमर्श करना था। बैठक में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आशीष पटेल समेत कई प्रमुख सहयोगी नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शनिवार को लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई सांसद और विधायक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रेरणादायक संबोधन से सभी नेताओं में भारी ऊर्जा और उत्साह है। इसी नई ऊर्जा और मार्गदर्शन के साथ पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित विवादित वीडियो के विरोध में आज हरिमंदिर साहिब में विशाल पंथक बैठक आयोजित की जा रही है। इस अहम बैठक में एसजीपीसी, निहंग जत्थेबंदियों और प्रमुख धार्मिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने बताया कि सीएम भगवंत मान द्वारा गुरु साहिबनों के चित्रों पर की गई कथित टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बीच श्री हरमंदिर साहिब में सीएम भगवंत मान की तीर्थ यात्रा योजना के कार्ड पहन कर आए श्रद्धालुओं का जोरदार विरोध किया गया। विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की महत्वपूर्ण सरकारी यात्रा पर रवाना हुए हैं। 10 जुलाई तक चलने वाले इस अहम दौरे का मुख्य उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। कार्डी दौरे के बाद जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14-15 जुलाई को ब्रुसेल्स में भारत यूरोपीय संघ की व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के शहर मार्सिले में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। वित्त मंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते संबंधों और दुनिया भर में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। यह कार्यक्रम भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के साथ संवाद करते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत पहली मदर सैंक्शन किस्म की रूप में 25,863 करोड़ रुपए जारी किए। योजना के तहत श्रमिकों को अब प्रतिदिन न्यूनतम 300 रुपए मजदूरी सुनिश्चित की गई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाएं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना PMCSPY शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 313.30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 इनामी बदमाश मारे गए हैं। प्रवेश और हिमांशु नाम के इन दोनों खतरनाक अपराधियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बहादुरगढ़ में हुई इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में स्पेशल सेल का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपराधी हांसी के एक चर्चित जिम ट्रेनर हत्याकांड में भी शामिल थे।
अरुणाचल प्रदेश के कोरंग कुमे जिले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बेहद कठिन परिस्थितियों में 180 फुट लंबा बैली ब्रिज तैयार किया है। भारी बारिश और दुर्गम पहाड़ी चुनौतियों के बावजूद जवानों ने दिन रात मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल की है। ये ट्रिपल डबल रिनफोर्स्ड पुल अब सीमा पर सुरक्षा बलों की आवाजाही और भारी उपकरणों की आपूर्ति को सुगम बनाएगा। साथ ही ये दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों के लिए आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन और जीवन रेखा साबित होगा। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा भारी जोश और अपार उत्साह के साथ शुरू हुई है। शुरुआती 2 दिनों में ही 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। इसी बीच 6,731 श्रद्धालुओं का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 291 वाहनों में सवार होकर पारंपरिक पहलगाम और बालताल मार्गों से जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और बिना वैध पंजीकरण के आ रहे यात्रियों पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार तय संख्या से अधिक तीर्थ यात्रियों को अनुमति नहीं दी जा सकती। अपील करते हुए उन्होंने बिना पंजीकरण वाले यात्रियों से कुछ दिन यात्रा टालने को कहा है। साथ ही अधिकारियों को सुरक्षा बलों और लंगर सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन करते हुए उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा, पासवान जी का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण, लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ राज्य के विकास की नई इबारत लिखना भी है। लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 100 पूर्व सैनिकों को पर्यावरण संरक्षण बल ईपीएफ में शामिल किया है। थल सेना और लद्दाख स्काउट से सेवानिवृत्त से ये जवान अब लद्दाख के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करेंगे। इन जवानों को अवैध ऑफ रोडिंग रोकने और वन्य जीवों की रक्षा का जिम्मा दिया गया है। साथ ही इन्हें चालान काटने का अधिकार भी होगा। ये बल संरक्षित क्षेत्रों में प्लास्टिक उपयोग, अवैध कैंपिंग और गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाएगा। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का रविवार तड़के रायपुर एम्स में निधन हो गया है। पिछले कई हफ्तों से गंभीर रूप से बीमार थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली का भीषण टक्कर में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार 12 घायलों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 5 की छुट्टी दे दी गई है। सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में जुटी है। पीएम मोदी ने कल गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने प्लांट के कर्मियों के साथ संवाद भी किया। सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर गाड़ियों के इंजन खराब होने और पर्यावरण से जुड़ी कई झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रील्स और फॉरवर्डेड मैसेज के इस दौर में लोग बिना तथ्यों की जांच के लिए इन गलत जानकारियों पर आसानी से यकीन कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ कह दिया है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने पर गाड़ी की वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई आंच नहीं आएगी। तेल कंपनियों के विशेषज्ञों ने प्रेस वार्ता कर बताया, E20 ईंधन को पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित बताते हुए ब्राजील का सफल उदाहरण दिया है। हालांकि उन्होंने बताया कि कुछ पुराने वाहनों के माइलेज में 2 से 6% तक की मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पुराने वाहनों में रबर के पुर्जे जल्दी बदलने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव काफी सीमित है। सरकार का मुख्य लक्ष्य एथेनॉल मिश्रण के जरिए देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। आईआईटी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले डीडी रोबोकॉन की आज शुरुआत हुई। डीडी रोबोकॉन के 25वें संस्करण के इस फाइनल इवेंट में कुल 39 टीमों के 700 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन प्रसार भारती, एसटीपीआई और आईआईटी दिल्ली मिलकर कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में 4 और 5 जुलाई को डीडी रोबोकॉन का आयोजन हो रहा है।
विजेता टीम हांगकांग में आयोजित होने वाले ABU एशिया पैसिफिक रोबोकॉन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका आयोजन आगामी 21 से 24 अगस्त तक होगा। इस बार रोबोकॉन की थीम है कुंग फू क्वेस्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की किताबों में अलगाववादी सामग्री मिलने के बाद शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 463 में से 2 पुस्तकों की सामग्री को बेहद आपत्तिजनक पाए जाने के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और 30 दिनों के भीतर पूरी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। आज रामलला पर फिदायिन हमले की 21वीं बरसी है। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में लश्कर के 6 आतंकियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर फिदायिन हमला किया था। CRPF जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया था। इस भीषण मुठभेड़ में 2 नागरिकों की जान चली गई थी और CRPF के 7 जवान घायल हो गए थे। बाद में जून 2019 में प्रयागराज की विशेष अदालत ने हमले की साजिश रचने वाले 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से लगातार मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। IMD के अनुसार दिल्ली NCR में 7 जुलाई तक मौसम सुहाना बना रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 10 जुलाई के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 10 जुलाई के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में आज आपातानी जनजाति का प्रमुख कृषि पर्व ट्री उत्सव पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के रंग भवन में संगीत विभूतियों की फोटो गैलरी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विश्वविख्यात बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। भारत का सालाना रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो 2014-15 की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। देश का रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कमी से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। टोयोटा ने स्पष्ट किया है कि इनोवा हाई क्रॉस में खराबी E20 पेट्रोल से नहीं बल्कि मिलावटी और दूषित ईंधन भरने की वजह से आई थी। कंपनी ने बताया कि ये गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए ही बनी है। केंद्र सरकार ने मेटा पर सख्त कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय खिलौना उद्योग से अगले 4 सालों में अपना निर्यात मौजूदा स्तर से 10 गुना तक बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने निर्माताओं को FTA का फायदा उठाकर दुनिया भर के बाजारों में अपने उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने पहुंचाने का सुझाव दिया। पीयूष गोयल ने साफ किया कि खिलौने पर लागू अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार इस नियम को बनाए रखकर विश्व में सस्ते विदेशी खिलौने की डंपिंग को रोकेगी और घरेलू उद्योग को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। लखपति दीदी अभियान को अब लोक OS डिजिटल प्लेटफॉर्म की तकनीकी ताकत मिल गई है। इस पहल से 3.87 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का एक विशाल नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिससे उनके रोजगार की सटीक योजना बनाना और निगरानी करना अब बेहद आसान हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने 1.25 सदी पहले ही सहकारिता का महत्व समझकर किसानों के सशक्तिकरण की नींव रख दी थी। आज राज्य में 2 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं का विशाल नेटवर्क है, जो सरकारी नीतियों के साथ मिलकर ग्रामीण विकास और किसानों तक मदद पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बना हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने जम्मू कश्मीर से प्रीमियम अरेको और चेरी और सेंट्रोस प्लम का संयुक्त अरब अमीरात का पहला निर्यात सफलतापूर्वक करवाया। कमजोर डॉलर इंडेक्स के कारण इस हफ्ते सोने की कीमत में 6,000 रुपये से अधिक का उछाल आया, जिससे 24 कैरेट सोना 1.46 लाख रुपए को पार पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 17,000 रुपये की तेज बढ़त के साथ 2.3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। सांख्यिकी मंत्रालय अब वास्तविक GDP की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक की जगह आउटपुट PPI का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े निकालने के लिए भी इसी नई प्रणाली को लागू किया जा चुका है। आगामी 31 अगस्त को सरकार पिछले 3 वर्षों के GDP आंकड़ों को भी PPI के आधार पर संशोधित करके जारी रखेगी। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक आंकड़ों की गणना को ज्यादा सटीक और आधुनिक बनाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि हरियाणा तेजी से व्यापार, स्टार्टअप और नवोन्मेष के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर रहा है। सैनी ने पंचकूला में CA छात्रों के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन प्राज्ञान 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्याज की सरकारी खरीद कीमत 13% बढ़ा दी है। अब सरकार किसानों से प्याज 1,875 रुपये की जगह 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के ऊंचे भाव पर खरीदेगी। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू के कारण बिजली आपूर्ति और फीफा विश्व कप की तैयारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सहित कई प्रमुख शहरों में तापमान 41 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इस भयानक गर्मी से लोगों को बचाने के लिए न्यूयॉर्क प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार गर्मी के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स में H5N1 बर्ड फ्लू का नया मामला सामने आने के बाद ये इस वायरस से संक्रमित होने वाला ऑस्ट्रेलिया का तीसरा राज्य बन गया है। तटीय शहर के पास मिले एक प्रवासी समुद्री पक्षी जायंट पैट्रेल में इस अत्यधिक संक्रामक वायरस की पुष्टि हुई है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर H5N1 का पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक 3 राज्यों में कुल 6 संक्रमण मिल चुके हैं। इससे पहले यह खतरनाक वायरस केवल देश की मुख्य भूमि से 4,100 किलोमीटर दूर स्थित सब अंटार्कटिक क्षेत्र में ही पाया गया था। अल्बानिया की राजधानी तिराना में भ्रष्टाचार के खिलाफ 10,000 लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया है। इस फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री AD रामा के इस्तीफे की जोरदार मांग की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन ने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी क्रांति के शहीद नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई का मार्गदर्शन दुनिया भर के देशों को प्रेरित करता रहेगा। पेजिशियन ने इस्लामी क्रांति के शहीद नेता की स्मृति में आयोजित समारोह में शामिल होने वाले घरेलू और विदेशी प्रतिभागियों का स्वागत किया। कांगो में इबोला का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 1,502 मामलों की पुष्टि की गई है और 473 मौतें दर्ज की गई हैं। WHO ने बताया कि देश के पूर्वी प्रांत इटूरी और नॉर्थ कीवू में इबोला संक्रमण जारी है। वर्तमान में 628 मरीज आइसोलेशन में हैं, जबकि 229 लोग ठीक हो चुके हैं।
और ग्रीस के ओरियो कास्त्रो शहर के जंगलों में शनिवार शाम भीषण आग लग गई, जिसमें इलाके में भारी तबाही हुई है। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने आपातकालीन अलर्ट जारी कर एंथोपोलिस सहित कई इलाकों को तुरंत खाली करवा लिया है। आग पर काबू पाने के लिए 74 दमकल कर्मी और फायर इंजन और विशेष टीमें भारी मशीनरी के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इस भयानक आग में कुछ इमारतों के जलकर खाक होने और इलाके में तेज विस्फोटों की भी खतरनाक आवाजें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर डोनाल्ड ट्रंप से बात की और जैवलिन व पैट्रियट सिस्टम जैसी अहम सैन्य मदद के लिए आभार जताया। दोनों नेताओं ने युद्ध के मोर्चे पर कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की, जिसमें ज़ेलेंस्की ने युद्ध समाप्त होने की वास्तविक संभावनाओं पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों ने अंकारा में होने वाले आगामी नाटो शिखर सम्मेलन में इस बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क हार्बर में भव्य एयर शो का आयोजन हुआ। इस खास सेल फोर्थ 250 समुद्री उत्सव में लाल, सफेद और नीले रंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिकी नौसेना के प्रसिद्ध ब्लू एंजल्स के नेतृत्व में 100 से अधिक विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस ऐतिहासिक अवसर को देश भर में आतिशबाजी, परेड और विभिन्न समारोह के साथ बड़े उत्साह से मनाया गया। जर्मनी के एयरपोर्ट में दक्षिणपंथी पार्टी के वार्षिक सम्मेलन के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया। इसी सम्मेलन के दौरान एलिस वेडेल और टीनो कुरपाला को फिर से पार्टी का नेता चुना गया है। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच के दूसरे हाफ में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और एम्बापे ने निर्णायक गोल दागकर निर्णायक बढ़त हासिल की। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मजबूत रक्षा पंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर मोरक्को ने एक तरफा जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का सामना फ्रांस से होगा। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। इस मैच में दोनों टीमों की नजर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज इंग्लैंड और मैक्सिको आमने सामने होंगे। ये मैच मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में डेब्यू कर इतिहास रच दिया। सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बने। 15 साल 99 दिन के वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। इंग्लैंड की नजर दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर होगी। उसने 2009 में लॉर्ड्स में ही पहला महिला टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार यह खिताब जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहेगा। भारतीय डेफ महिला क्रिकेट टीम अपना पहले अंतर्राष्ट्रीय टी20 दौर पर 7 से 13 जुलाई तक श्रीलंका में 5 मैचों की सीरीज खेलेगी। श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय डेफ महिला टीम की जर्सी का अनावरण किया गया। हर संडे की तरह आज फिर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। संडेज ऑन साइकिल का आयोजन आज देश भर में करीब 18,000 स्थानों पर हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने साइकिलिंग कर दैनिक जीवन में साइकिल अपनाने का संदेश दिया। विंबलडन तीसरे दौर में अमेरिका के टेलर फ्रिट्स ने इटली के खिलाड़ी लॉरेंजो सोनेगो को 4 सेटों में हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में ग्रिगोर दिमित्रोव ने 5 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में माटेओ को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने मार्कोस गिरोन को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन के महिला वर्ग में इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने मारिया सक्कारी को 6-1, 6-2 के बड़े अंतर से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। महिला वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने
ईगा स्वांतेक को हराकर बड़ा उलटफेर किया। गत चैंपियन स्वांतेक तीसरे दौर से बाहर हो गई। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।